हेलो सभी का स्वागत है। सभी लोग ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी। तो फिर मैं कल की थ्योरी के बाद आज की चीज़ों को बताऊंगा। ये जो मेरी पीपीटी है वो ये कल वाली ही पीपीटी है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें। अलका जी, नीलम जी, गरिमा जी, मान्या जी, आशीष जी, करण जी, लवलेश जी, सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कल के चीज़ों के बाद आज की चीज़ें बताऊंगा जो मैं, वो बेसिकली आईएएस में ही पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ। तो हो सकता है क्लास छोटी हो आज का इन कंपैरिजन टू अदर। ऐसे भी आज छुट्टियों का दिन है तो थोड़ा आप इंजॉय भी करें, लेकिन जो बेसिक चीज़ है उससे ज़रूर सीख लें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है, आज का विचार या जो आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है आज के लिए, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे आज की मोटिवेशनल लाइन आपके लिए, वो समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो याद रखिए, समय और शिक्षा दोनों का सही उपयोग करें सो दैट आप लाइफ में सक्सेस हो, आप सफल हो। और मेरा भी एम है कि आप सभी अपने पीसीएस के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लें। 1-2 मिनट का मैं समय ले रहा हूँ, जिससे आप लोगों को मैं कल के आगे की बातें करूँगा आज। तो 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा आज का लेक्चर। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें। नीलम जी, अलका जी, दीक्षा जी, तो बस आप लोग स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा अब स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर लें। नहीं, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत ही टू दी पॉइंट मैं बात करूंगा, और टू दी पॉइंट एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं उसकी मैं बात करूंगा। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तब तक लोग ज्वाइन भी करते रहेंगे, लोग ज्वाइन भी करते रहेंगे। कल देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पीसीएस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आ सकता है, वो एक आपको बेसिक चीज़ बता दिया था कि आपको क्या क्या मेंस में आ सकता है। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, एटम मॉलिक्यूल, और आयंस के बारे में, कभी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, क्वांटम नंबर। तो रदरफोर्ड मॉडल तक कल हो गया था। तो क्वांटम नंबर मैं कल के आगे ही बताऊंगा। कल मैंने क्या क्या बताया था वो बस बता रहा हूँ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कल खत्म हो चुका था। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बता दिया था आपको। मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ये भी पार्ट खत्म हो गया था। सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो बेसिक चीज पूछी जाती है वो भी कल हो गया था। ठीक है, तो देखिए, थॉमसन मॉडल भी कल बता दिया था मैंने। बेसिक जितनी बताई थी उतनी चीजें आती है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो कल का जो फर्स्ट वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट फर्स्ट, वो जरूर देख लीजिए, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट बता दिया था मैंने। रदरफोर्ड का मॉडल बता दिया था। नाभिक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें भी कल के क्लास में डिस्कस हो चुकी थी। तो कल आइसोटोप और आइसोटोप का यूज भी मैंने आपको बता दिया था। आज थोड़ा सा इसको रिवाइज जरूर कर दूंगा। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, बोर का मॉडल पढ़ते हैं। सबसे पहले बोर का मॉडल पढ़ते हैं, फिर आइसोटोप और आइसोबार के बारे में आपको एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। अब से स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से जिन्हें ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर चुके होंगे लोग। तो बोर का मॉडल हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि थॉमसन का मॉडल तो गलत हो गया था। ओके गरिमा जी, थॉमसन का मॉडल गलत हो गया था। अब रदरफोर्ड जो आए उनका भी मॉडल गलत हो गया, क्योंकि मैक्सवेल ने गलत किया था। मैक्सवेल थ्योरी आपके पीसीएस के सिलेबस में नहीं है। लेकिन अब कुछ थ्योरी और भी है जो रदरफोर्ड को सपोर्ट करने के लिए या उस थ्योरी को थोड़ा बेटर करने के लिए कुछ थ्योरी आपको इंक्लूड की गई है, जिसमें बोर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि आपने रदरफोर्ड में पढ़ा था, ध्यान से सुनिए। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहां होता है। आशीष जी बताइए, इलेक्ट्रॉन कहां बताया था रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेज गति से मूव करता रहता है। तो मैक्सवेल ने कहा कि ऐसे मूव करेगा तो गिर के खत्म हो जाएगा।
मैक्सवेल ने यही को अपोज किया ना कि इसमें गिर के खत्म हो जाएगा। लेकिन बोर ने क्या किया, इनको थोड़ा सा सपोर्ट किया रदरफोर्ड को और एक एडवांस थ्योरी बता दी बोर ने। तो बोर का जो मॉडल है वो ये कहता है कि ये बात तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज घूमता है, ये बात यहां तक एकदम सही है, न्यूक्लियस होता है ये भी बात सही है, लेकिन उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है बहुत ही तेज स्पीड से, बहुत हाईली स्पीड से, वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने का मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया, यहां जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी को उसने फिक्स कर दिया। तो इसने कहा कि इस एनर्जी में, यहाँ इस पहले वाले में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक निश्चित कक्षा में एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, दूसरे वाले में होगा तो एक और स्पेसिफिक एनर्जी होगी, तीसरे में होगा तो एक और स्पेसिफिक एनर्जी होगी। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया, और उसने स्पेसिफाई कर दिया, और एक मिनट में से थोड़ा सा, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और ये जो कक्षा होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होगी, और इसकी एनर्जी जो फिक्स होगी इसको उसने नाम दिया ऑर्बिटल। इसका क्या नाम दिया उसने, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी कि कक्षा बोला, यानी कक्षा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो कक्षा में यानी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी इससे, और जब वो चक्कर लगाते हैं तब वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। मैक्सवेल ने यही बोला ना कि जब वो विकिरण करेंगे, निकालेंगे ऊर्जा को, तो वो क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और न्यूक्लियस में मिल जाएंगे और उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या बोला कि इसके अंदर ही घूमते रहेंगे, इसके अंदर ही घूमते रहेंगे, और एनर्जी को एमिट नहीं करेंगे, डिस्क्रीट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। और उसने इस एनर्जी का नाम दिया, इस लेवल को नाम दिया, एनर्जी लेवल को, इसको बोला कि ये जो एनर्जी लेवल था इसको बोला स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, यानी कि ये इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। और इसने इस एनर्जी लेवल का नाम दिया, यानी इस ऑर्बिटल का नाम दिया कि एल, दूसरे वाले का नाम एल, एम, चौथे का एल, ऐसे इसका नाम दिया। तो आपका जो ऑर्बिटल है वो किस में डिवाइड हो गया, के, एल, एम, एन में ऑर्बिटल डिवाइड हुआ, ठीक। दूसरी बात बोर ने यहां बोली, जो मैंने यहां लिखा नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। बोर ने यह भी बोला कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से, सेकंड पॉइंट सुनिएगा, यहां पे लिखा नहीं है यहां पे थ्योरी में, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है। बोर ने बोला कि जब वो बाहर से ऊर्जा को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, तब वो क्या करेगा, ये अपर लेवल पे आ जाएगा, यानी इस लेवल को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था बोलते हैं हम इसे। तो पहले क्या हुआ, देखिए मेरा हाथ देखिए, पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो मेरा अंगूठी ये इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे घूम रहा होगा, ऐसा गोला मान लीजिए। तो इसने कहा कि इसमें ये फिक्स होके घूमता रहेगा, इसमें ये फिक्स होके घूमता रहेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि फिक्स अवस्था, फिक्स जो आपकी ऊर्जा लेवल है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन बोलता है कि जब वो और यहां पे वो कोई भी ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहता है, दूसरा पॉइंट, कि जब वो ऊर्जा को बाहर से ऊर्जा दीजिए तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर वाले लेवल पे आ जाएगा, और यहां से ऊपर वाले लेवल पे चला गया। तो जो ऊपर वाला लेवल होगा, मान लीजिए यहां से यहां आया, तो ये वाला लेवल क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट होगा, ये उत्तेजित अवस्था वाला स्टेट होगा। और जब भी एनर्जी को ये इमिट कर देगा, मतलब एनर्जी अगर निकाल देगा, अगर एनर्जी इसने निकाला यहां से, तो फिर से वो कहां आ जाएगा, नीचे वाले लेवल पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद ऊपर नीचे इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर सकता है, ये उसने दूसरी बात बोली थी। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने ये बोली कि ये जो ऑर्बिट होते हैं, ये जो ऑर्बिट होते हैं जिसमें ये चक्कर लगा रहा है, इसका
एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो होता है वो फिक्स होता है, और ये जो कोणीय संवेग होता है एम वी आर इक्वस टू एन एच अपान टू पाई, एन एच बाई टू पाई होता है। ये उसने बताया था, हालांकि इसकी जरूरत आपको आईएएस लेवल पे ही पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास तक नहीं है, ये आपका 11th क्लास में है, तो थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट उसने क्या बोला, उसका जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग क्या होगा, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर होगा, एन एच अपान टू पाई के बराबर होगा, और इसी से वो घूमता रहेगा। तो बोर मॉडल आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। फिर से सुन लीजिए बोर मॉडल, डाउट हो तो मैसेज कर दीजिए, डाउट हो तो मैसेज कर दीजिए। पहली चीज, बोर मॉडल क्या हुआ, रदरफोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आया, पहली चीज, ठीक। इसमें क्या हुआ, रदरफोर्ड ने ये नहीं समझा पाए थे कि अगर वो इमिट करे, अगर वो चक्कर लगा रहा है तो इमिट करेगा, और इमिट करेगा तो एनर्जी अगर डिस्टर्ब होगी तो वो खत्म हो जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये रदरफोर्ड इसे नहीं बता पाए थे। तो बोर ने क्या किया, बोर ने सिर्फ इतना बोला कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी कर दी फिक्स, ठीक, और उसका नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब स्थिर ऊर्जा वाला कक्षा, ठीक है। और बोला उसमें कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। दूसरा उसने ये पॉइंट बोला कि अगर ये बाहर से ऊर्जा ले ले तो ये अपर लेवल पे, वहां से अपर लेवल पे चला जाएगा, और अपर लेवल से और ऊर्जा लेगा तो और अपर लेवल पे, और अपर लेवल पे चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा किसी चीज को गर्म करें, अगर आप एक रॉड ले लीजिए, उसे गर्म करिए, तो रॉड को छूने से पहले ही अगर आप उसको नीचे से ऐसे लेके आए तब भी आपका हाथ गर्म हो जाता है, जलने लगता है। आशीष जी, कभी आपने ऐसा फील किया है कि रॉड, जलती हुई रॉड हो और ऊपर से लेके आए तो आपको टेम्परेचर फील होने लगता है? बेसिकली उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले लेवल पे चला जाता है, यही बोर मॉडल बताता है। फिर बोर में एक चीज ये बोला कि जब, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये वनडे और इसमें नहीं आता है, सिर्फ आईएएस के लेवल पे देखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है ये, कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी इंटू आर, ये एन एच अपान टू पाई के बराबर होगा। और जो एनर्जी लेवल जो था उसका नाम उसने के एल एम एन दिया। ये के जो नाम था ये ऋषि कनट को रिस्पेक्ट देने के लिए दिया गया था। तो ये था आपका बोर मॉडल। इसके बाद आइसोटोप, आइसोबार मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। अब मैं क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका पूरा आईएएस का ही पार्ट है, आईएएस का पार्ट है। तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, पहले तो ये समझिए क्वांटम नंबर क्या होता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ आपको। क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, चलिए बताएं क्वांटम नंबर क्या है, बताइए, मैसेज कीजिए, बताऊं क्वांटम नंबर क्या है। देखिए, चलिए क्वांटम नंबर क्या है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कोई भी नंबर, जो नंबर या कोई भी नंबर या जो नंबर पूरी इंफॉर्मेशन देता है, उसी नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या हुआ, जो नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी को हम बोलेंगे क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर आपके होते हैं 4। एक होता है मुख्य क्वांटम नंबर, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। दूसरा दिगंशी क्वांटम नंबर, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तीसरा चुंबकीय क्वांटम नंबर, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। चौथा चक्रण क्वांटम नंबर, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब इसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसे एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए क्वांटम नंबर समझने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ गरिमा जी का। गरिमा जी का, अब मैं ये बोलता हूँ कि गरिमा जी गाजीपुर में रहती हैं। ऑब्वियस सी बात है, गाजीपुर में रहती भी हैं, ये गाजीपुर में रहती है। लेकिन अब ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, आईपीएस बनना चाहती हैं, पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रही है, बेसिकली आईएएस की तैयारी कर रही हैं और आईपीएस बनना चाहती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि गाजीपुर में सिर्फ एक ही गरिमा है, गाजीपुर में ढेर सारी गरिमा भी तो होंगी, और उन गरिमा में कई गरिमा भी ऐसी होंगी जो आईएएस की तैयारी करना चाहेंगी, ठीक। लेकिन मुझे उस गरिमा को ढूंढना है जो इस क्लास को ले रही हैं और जो
रेगुलर हमारे क्लास में रही हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे सबसे पहले इनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले मुझे गाजीपुर के बारे में जानना पड़ेगा। गाजीपुर जाना होगा, गाजीपुर जाना होगा। तो गाजीपुर में, अब उस गाजीपुर में भी वो गाजीपुर भी बहुत बड़ा है। अब गाजीपुर में ये स्पेसिफिक किसी जगह पे रहती हैं। सपोज कर लीजिए वो गाजीपुर में रौजा पे रहती हैं। गाजीपुर में और भी इलाका है, जैसे मोहम्मदाबाद भी गाजीपुर में है, और भी जगह है। अब मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें पता है। सिर्फ रौजा पे रहती है, मान लीजिए रौजा पे रहती है, ठीक। तो गाजीपुर एक क्वांटम नंबर आपको बताएगा गाजीपुर के बारे में, दूसरा क्वांटम नंबर बताएगा उसकी वो गाजीपुर में रौजा पे रहती है, इसका आप एल बोलेंगे, ठीक। चलिए, अब रौजा पे भी आ गए तो वहां पे भी तो कई हो सकता है कि कई गरिमा रह रही हूं। तो तीसरा क्वांटम नंबर यानी जिसको एम हम बोलेंगे, वो ये बताएगा कि ये वाला घर गरिमा जी का है, ये वाला घर गरिमा जी का है। तो इनके घर के बारे में बता दिया, इनका ओरिएंटेशन बता दिया, इनका मोमेंटम बता दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दिया, ठीक। चौथा, लेकिन अब उस घर में अगर मैं घुसूंगा तो हो सकता है गरिमा जी के घर में भी 1-2 नाम गरिमा जी के रिलेटिव हो, उनका भी नाम गरिमा ही हो। तो मुझे अगर सिर्फ उसी गरिमा के बारे में जानना है तो मैं बोलूंगा ये वाली जो गरिमा जी हैं, यही गरिमा जी हमारे क्लास में आती हैं। तो वो जो बताता है वो एस बताता है। तो किसी के बारे में अब मैं, अगर मुझे ये पता चल जाए कि यही गरिमा जी हैं, तो क्या मैं एग्जैक्टली उस गरिमा जी के बारे में पता चल गया मुझे? तो मुझे इनको बताने के लिए मुझे कई चीज़ों को जानना पड़ा। पहले तो गाजीपुर, फिर रौजा, फिर इनका घर, फिर इनके बारे में। सेम मैं अलका जी के बारे में बात करूं तो अलका जी के घर का नाम कुछ और है, तो मैंने बोला इस जगह पे रह रही हैं, इस घर में रह रही हैं, यही है वो। तो मुझे अगर इसके बारे में कोई बता दे तो इसी को हम बोलेंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। तो देखिए, अब जो क्वांटम नंबर है, तो बेसिक चीज आपको समझ आ गई क्वांटम नंबर की। अच्छा, चलिए अब यहां मैं बता देता हूं कि देखिए होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया कि ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया था, बट वो सिलेबस में आपके नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतनी चीज है, तो उतनी चीज को मैं बात करूंगा। जैसे ये के एल एम एन, जो आपके जो सेल हैं यानी ऑर्बिट हैं, ये आपके सब सेल में डिवाइड होते हैं। सेल क्या होते हैं? सेल यानी ऑर्बिट जो होते हैं, जो के एल एम एन, ये आपके सेल हैं, ये सब सेल में डिवाइड होते हैं। ये एस सब सेल में डिवाइड होगा, पी सब सेल में डिवाइड होगा, डी सब सेल में डिवाइड होगा, और डी ये जो सब सेल है ये आगे जाके ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है। एस ऑर्बिटल, एस सब सेल एक एस ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। पी सब सेल 3 पी ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। डी सब सेल है वो 5 डी ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, और इन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2-3 चीज समझ लीजिए। पहले जो आप कक्षक देख रहे हो उसके चारों ओर, कक्षा वो क्या है? सेल है। कक्षा फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, फिर छोटा छोटा पार्ट, फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इसको मैं एक दूसरे तरह से आपको समझाऊं तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, एक क्लासरूम है, और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप बैठे हुए पहली रो में। तो क्या आपने देखा है कि क्लासरूम में पहली रो भी कुछ छोटे छोटे रो में डिवाइड होती है, दूसरी रो कुछ छोटे छोटे रो में डिवाइड है, तीसरी रो भी वैसे डिवाइड होती है। स्कूल में आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे रो बने होते हैं। तो पहला रो, दूसरा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पहला रो है, ये दूसरा रो है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पहला रो भी 3 पार्ट में डिवाइड है, दूसरा रो भी 3 पार्ट में डिवाइड है, और अगर पीछे से रूम बड़ा होता जाए तो आप देखेंगे कि रो 4 रो में भी डिवाइड हो सकती है। तो बेसिकली पहले रो जो डिवाइड हुई, तो इसको हमने नाम दिया सेल, और जो छोटा छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको हमने नाम दिया छोटा छोटा कि ये सब सेल में डिवाइड है, सब सेल में। और ये जो सब सेल है वो ऑर्बिटल में डिवाइड है। अच्छा, पहली रो में जो 3 रो डिवाइड है, जैसे पहली रो में जो 3 पार्ट डिवाइड है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 कुर्सियां लगी हुई हैं, इसमें 2 कुर्सियां लगी हुई हैं, और इसमें 3 कुर्सियां लगी हैं।
तो ये क्या जो रो है वो ये भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया कुर्सियों में। तो यहाँ एक बच्चा बैठ सकता है, यहाँ पे एक बच्चा बैठ सकता है, यहाँ पे एक बच्चा बैठ सकता है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन यानी स्टूडेंट को आप एज ए इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, इस पे इलेक्ट्रॉन रहता है। तो पहले मुझे इसमें, अब मान लीजिए मेरा स्टूडेंट यहाँ पे है, ये वाला स्टूडेंट है, तो पहले मुझे कहाँ पे जाना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले तो मुझे पांचवें रो में जाना पड़ेगा, इसको एक क्वांटम नंबर बताएगा। क्लियर है? पहले क्या करना पड़ेगा, पांचवी रो में जाना पड़ेगा, जिसको कोई एक क्वांटम नंबर बताएगा। अब पांचवी रो में इस वाले में है, इस वाले में है, इस वाले में है, इस वाले में है, किस में है, इसको एक और क्वांटम नंबर बताएगा। मान लीजिए इस वाले में है, ठीक। अब ये वाले में भी मान लीजिए हमने इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। मान लीजिए ये ब्लू ले लिया मैंने, ये ग्रीन ले लिया मैंने, ये रेड ले लिया, और एक मैं एक ग्रीन रेड ले ले रहा हूं। ये आपका 4 रो है, ठीक। एक रो में ये 4 पार्ट डिवाइड है। मान लीजिए ब्लू वाले में है वो, मान लीजिए वो कहां पे है, ब्लू वाले में है ना। तो अब ब्लू वाले में भी तो कुर्सियां बनी है ना, 2 कुर्सियां, 3 कुर्सियां होंगी। अब वो इस कुर्सी पे है या इस कुर्सी पे या इस कुर्सी पे, तो एक क्वांटम नंबर बताएगा कि ये ब्लू वाले में है, एक क्वांटम नंबर ने बताया कि ब्लू वाले में। एक और क्वांटम नंबर बताएगा कि ब्लू वाले के में बीच वाले में है, कहां पे है, बीच वाले में। और एक बताएगा कि यही वाला है बीच, यही वाला, मतलब हो सकता है कि यहाँ 4 हो तो बीच ये भी होगा, ये भी होगा, यही वाला बीच जो बताएगा वो होता है लास्ट क्वांटम नंबर। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आता हूँ। पहले समझा दिया मैंने आपको, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? यहां तक आप लोगों को बात समझ आई? एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, यहां तक बात समझ में। तो अब बेसिक चीज समझनी है। आपके पास 4 क्वांटम नंबर है। पहले क्वांटम नंबर का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, इसे आप n से डिनोट करते हैं। दूसरे क्वांटम नंबर का नाम एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंसी क्वांटम नंबर, इससे आप L से डिनोट करते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे आप M से डिनोट करते हैं। चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, इसे आप S से डिनोट करते हैं। हर एक क्वांटम नंबर का, जैसे L का मान, L की जो वैल्यू है वो N पे डिपेंड करती है, M की जो वैल्यू है वो M पे डिपेंड करती है, S की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस हाफ होता है। ये सब आप पे नहीं आएगा इतना डिटेल में, तो आप बस इतना जानते रहिए कि अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी यानी डिस्टेंस को बताता है। यानी बेसिकली ये क्या बताता है, आपको साइज को बताता है। ये आपको साइज को बताता है कि कितनी दूर है वो, इसको वो बताता है। और उसमें कितनी ऊर्जा है, इन सभी को बताता है। नाभिक से कितनी दूर है, कितनी ऊर्जा है, क्या उसकी साइज है, ये आपका मेन मुख्य क्वांटम नंबर बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये कोणीय संवेग को बताता है। ये कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम को बताता है, इसे L से डिनोट करते हैं। और कक्षक के त्रिविम आकार को भी परिभाषित करता है। बेसिकली ये शेप को बताता है। शेप मतलब ये आकार, साइज मतलब साइज और शेप दोनों अलग अलग चीज होती है। जैसे मेरी हाइट कुछ है बट मेरा शेप क्या, मैं बोला जाऊंगा मैं गोल मटोल कैसा हूं, इसको शेप बोलेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M जो होता है ये अभिन्यास के बारे में बताता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभिन्यास मतलब ये ओरिएंटेशन को बताता है। अभिन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि नेचर में आप कैसे हैं ओरिएंटेड। जैसे मैं एक बात पूछूं आपसे कि आपने पेड़ देखा है, पेड़ हल्का जब तक पेड़ देखा है, कोई भी हरा पेड़ देखा है तो आप बता देंगे ना कि मैंने बोला पेड़, तो आप इमेजिन तो हो जाएगा कि ग्रीन कलर का है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ताड़ का पेड़ है तो आप बताएंगे ना कि लंबा है। ये इस तरह से ओरिएंटेड। पेड़ तो ये भी है, मैंने बोला आम का पेड़ है तो आम का पेड़ ऐसा है। महुआ का पेड़ है, महुआ का पेड़ इस तरह से है। तो हर एक है, तो सभी पेड़, हर सभी हैं, ट्री ही हैं, लेकिन सभी पेड़ का एक अलग सा ओरिएंटेशन है नेचर में। इसी चीज को बोलते हैं ओरिएंटेशन।
हमारा ओरिएंटेशन नेचर में अलग है, जो आपके जो पशु हैं उनका ओरिएंटेशन नेचर में अलग है, अलग अलग तरह के, मतलब एक ही पशु आप देखेंगे, गाय है तो कई वैरायटी की गाय होगी, तो उनका ओरिएंटेशन नेचर में अलग है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उनका विन्यास कैसा है, इसको तो चुंबकीय क्वांटम नंबर आपका अभिन्यास को बताता है, यानी ओरिएंटेशन को बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर आपके चक्रण की दिशा को बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है या तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे से मूव करता है, या उल्टा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की कुछ चीजें होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका चक्रण क्वांटम नंबर बताता है। तो क्लियर है, मुख्य क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर और चक्रण क्वांटम नंबर क्या क्या किसको बताता है, ये चीजें भी मैंने आपको बता दी। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, तो मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऊपर या नीचे जाएगा, इसको ये बताता है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका हो गया क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर के बाद एक आपका और बच गया था जो आईएएस में पूछा गया था, मैंने क्वेश्चंस भी कराया था, परमाणु के कक्षकों का भरा जाना। कक्षकों में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे देखिए एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, मैं टीचर हूं और आप बच्चे हैं। अब आप क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो आप कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, कोई बच्चा लेट आया तो वो मेरे अकॉर्डिंग कभी यहाँ भी बैठ सकता है, कभी यहाँ भी बैठ सकता है, कभी यहाँ भी बैठ सकता है, या उसे जहाँ जगह मिल गई वैसे। अगर बच्चा पूरी तरह से क्लासरूम फुल है, अगर क्लास पूरी फिल है, तो बच्चा कहाँ बैठेगा, तो उसके लिए मैं उसको जहाँ जगह दूंगा वहीं पे बैठेगा, है ना। तो ये जो बच्चा यहाँ पे आके स्टूडेंट भर रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को की फिलिंग ऑर्बिटल में कैसे हो। तो यहां तो टीचर डिसाइड कर रहा है, लेकिन एटम कैसे डिसाइड करेगा, बताइए एटम कैसे डिसाइड करेगा। तो इसके लिए कुछ सर्टेन रूल दिए गए हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग ही वो इलेक्ट्रॉन को भरता है। तो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसमें वो अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार और हंट्स के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरा जाता है। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कैसे भरा जाता है, तो आप बता दीजिएगा अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो अफबाउ नियम क्या कहता है, अफबाउ का नियम ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरें, अफबाउ का नियम क्या कहता है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरें तो सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में भरें, फिर ज़्यादा एनर्जी लेवल में भरें, फिर और ज़्यादा लेवल में भरें। यही इलेक्ट्रॉन का भरने का नियम है अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने 100 लोगों को इनवाइट कर दिया अपने घर पे, 100 लोगों को फंक्शन में इनवाइट कर दिया, ठीक है अलका जी। अब आपको ये पता है कि 10 लोग ऐसे आ गए जो इन 50 लोगों का खाना एक साथ अकेले खा जाएंगे, 50 लोगों का खाना अकेले खा जाएंगे। तो क्या आप इन 10 लोगों को बाद में खिलाना चाहेंगे या पहले खिलाना चाहेंगे, बताइए। इन 10 लोगों को बाद में खिलाना चाहेंगे या पहले खिलाना चाहेंगे, मैसेज करिए। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, बाद में ही खिलाएंगे, कि कम से कम ये इनकी वजह से आपकी बदनामी इतनी होगी, कम से कम 90 लोग तो खा लेंगे ठीक से। और मान लो 10 लोग कम ही खाए तो क्या हुआ, लेकिन अगर इन लोगों ने 50 लोगों का खाना खा लिया, तब तो 50 लोगों की दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यही कह रहा है कि सबसे कम, यानी जो 90 लोग थे इनकी एनर्जी लेवल क्या थी, कम थी, और ये 10 लोग थे इनकी एनर्जी बहुत हाई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन, आप बाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन भरिए तो कहाँ भरिए, सबसे पहले लोअर लेवल पे भरिए, फिर अपर लेवल पे भरिए। तो ये था अफबाउ नियम। दूसरा पाउली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। अब इसके बारे में समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए गरिमा जी गाजीपुर में रह रही हैं। अब मुझे इसी गरिमा के बारे में जानना है जो क्लास ले रही है। अब मैंने बताया वहां एक से ज्यादा गरिमा भी हो सकती है, तो सिर्फ वही गरिमा है, इसको ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम एक चीज कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। वो बोलता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो 4 क्वांटम नंबर लिया ना आपने, 1 2 3 4,
चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात कहता है वो, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चौथी डिफरेंस होगी। ठीक है, यही देखिए पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, पहली चीज तो ध्यान रखना है 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यही पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर आप इसके और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इसकी 11th क्लास की पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। हंस की नेक्स्ट है हंस का अधिकतम बहुलता का नियम। आपके लेवल पे बस इतनी ही जरूरत है, इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है, इतना बहुत बता दिया आपको मैंने। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या कहता है, मैंने बताया ना कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हंस ये बोलता है कि एक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकक्षा के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसको फिगर से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला हंस नियम बता रहा हूं, हंस का नियम जरा ध्यान से देखिए। चलिए, मान लीजिए आशीष जी के घर पे शादी पड़ गई और आशीष जी के घर में ढेर सारे मेहमान आ गए, तो क्या ये आशीष जी सभी मेहमान को एक ही रूम में भर देंगे क्या? आशीष जी सभी मेहमान को एक ही रूम में भर देंगे क्या? नहीं भरेंगे, अलग अलग रूम। अगर इनके पास 10 रूम है तो पहले इनकी कोशिश क्या होगी, हर एक रूम में मेहमान जाके जो इनके गेस्ट आए हुए सेट हो जाए। अगर उससे ज्यादा आते हैं तब वो क्या करेंगे कि अच्छा एक रूम में क्या करेंगे, इनके मामा के घर से आए तो सारे मामा के घर वाले एक रूम में आ जाए, मौसी के घर से आए तो मौसी के घर वाले एक रूम में हो जाए, तब ये ऐसा दिमाग लगाएंगे। लेकिन अगर इनके घर में गेस्ट आए तो क्या करेंगे, ये गेस्ट को अलग अलग रूम में डालेंगे ना सबसे पहले। तो यही ये कहता है कि अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग मतलब जब दूसरा आप डालें तो तभी डालेंगे जब एक एक जगह एक एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन आप भर दें। जैसे यहाँ पे 5 है तो पहला आपका काम ये होना चाहिए कि पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद ही आप पेयरिंग कराएंगे, पेयरिंग पहले नहीं कराएंगे, पेयरिंग तभी कराएंगे जब पांचों में इलेक्ट्रॉन हो जाए, अब जाके पेयरिंग कराएं। तो इसी को बोलता है वो कि एक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ये आपका हंस का अधिकतम बहुलता का नियम है। तो ये 3 चीजें आज आपने जो पढ़ी, जो पिछले क्लास में नहीं हो पाई थी हमारी। एक क्वांटम नंबर, बोर मॉडल, तीसरा आपने बॉव का प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हंस प्रिंसिपल। ये आपके ये वाला जो पार्ट है ये आपके आईएएस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कभी कभी और टफ लेवल पे पूछा जाएगा तो वो बहुत ही टफ हो जाएगा, तो उसको मैं 11th की क्लास का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा बेटर होगा। 2-3 चीज़ें और थी जो आइसोटोप, आइसोबार के बारे में कल मैंने बताया भी था, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी देता हूँ। आइसोटोप, आप लोग बताइए मैंने आइसोटोप के बारे में क्या बताया था? आइसोटोप के बारे में बताइए। 3 चीजें आइसोटोप के बारे में याद रखिएगा कि ये एटम ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, एक ही एलिमेंट का एटम होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, पहली चीज। ठीक, दूसरी, आइसोटोप अगर होगा, आइसोटोप यानी समस्थानिक अगर होगा तो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये सेम होगा। ठीक, आइसोबार में इसका उल्टा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। मास नंबर सेम यानी देखिए द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर अलग अलग होती है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं।
आइसोन्यूट्रॉन का क्या मतलब होता है? आइसोन्यूट्रॉन में दोनों ही अलग अलग होता है, कोई चेंज, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? समान होता है। उसे हम बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? कल मैंने पढ़ा दिया था सारा, फिर रिवाइज करा रहा हूं आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। देखिए पूरी केमिस्ट्री में या कहीं पे भी आइसो टर्म अगर आ जाए, आइसो का मतलब होता है समान। आइसो का क्या मतलब होता है? समान। तो समान, समान मतलब वस्तु नहीं, समान मतलब इक्वल, ठीक है, समान। तो ये अगर इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, लाइक दैट। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया सोडियम, सोडियम में देखिए होता है क्या? सोडियम होता है 11, ये आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में दिया ही होता है। मैग्नीशियम होता है 12, और फ्लोरीन होता है 9, फ्लोरीन होता है 9, ठीक। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाए तो उसके साथ क्या करिएगा? माइनस, और माइनस का चार्ज आ जाए तो उसके साथ कीजिएगा प्लस। तो ये अगर ये सब नंबर ऑफ, ये मैं परमाणु क्रमांक लिखा, मैंने परमाणु क्रमांक लिखा है। तो परमाणु क्रमांक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल के लिए। इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है, तो ध्यान से उसे जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सोडियम के पास क्या है? 1 प्लस लिखा हुआ है, तो 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, प्लस का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। मैग्नीशियम पे 12 होते हैं, कितने का प्लस करना है? 2, 2 का प्लस है, इसका मतलब क्या होगा? 2 का माइनस, कितना हो गया? 10। फ्लोरीन पे क्या होता है? माइनस है, माइनस तो है, तो क्या करेंगे? प्लस, पहले से कितना था? 9, एक और आ गया तो क्या हुआ? 10। तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबारिक, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। तो आज का जो क्लास है थोड़े से छोटा कर रहा हूँ मैं, मतलब 45 मिनट की, लेकिन आप इसे क्वेश्चन करें। कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट ले रहा हूँ 15, 31 एंड ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में आते हैं, सिलिकॉन 30। अब मैंने पूछा कि ये आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, क्या है, आइसोटोप है, क्या है? तो अभी पहली चीज तो आप देखिए जरा, इसको बताइए, इस वाले को, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको फिर आप डिस्कस कीजिएगा। आप लोग अभी अपने से करिए इसे। आर्गन 18, 40, और दूसरा हो गया पोटेशियम 40, कैल्शियम, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कल मैंने आपको दिया था, लेकिन आप एक बार करा दे रहा हूँ आप लोगों को। 36 आर्गन, मान्य बताइए इसका आंसर। 37 आरबी 37, बताइए ये क्या है? देखिए कुछ लोग भी आंसर भी कर रहे हैं, कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं। नीलम जी, अलका जी, आशीष जी, गरिमा जी, मान्या, दीक्षा, एक बार आंसर करें। अब एक बार मैं बता दूं क्या आप लोगों को, क्या क्या होगा, कैसे होगा? अब बोलिए तो मैं बता देता हूँ, आप लोग बोलिए तो मैं बता देता हूँ। चलिए बता दूँ, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे में और यूपी पीसीएस में भी आ सकते हैं इस 4 टॉपिक से। कल मैं बायो का टॉपिक उठाने वाला हूँ, क्योंकि पहला चैप्टर आपका ये खत्म हो गया, अच्छे से सारी चीज़ बता दी मैंने। तो देखिए मैंने बताया कि जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर, यानी ये चीज़ और ये दोनों अलग अलग हो तो आइसोन्यूट्रॉनिक होने का चांस है। आइसोन्यूट्रॉनिक होने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं Z माइनस ए से। Z क्या है? ये है। A क्या है? ये है। Z क्या है? 31 है। A क्या है? 15 है।
जरा इसको माइनस करिए तो 31 माइनस 15, 15 दूनी 30, 15 एक 16, 16 आ गए। ये कितना आ गया 16। अब जरा इसको भी जरा माइनस करिए, इसका भी z माइनस ए, तो इसका z माइनस ए क्या होगा 30 माइनस 14, तो 14 दूनी 28, इसका भी क्या 16 आ गया क्या, तो ना दोनों वैल्यू 16 16 आ रही है। इसका मतलब ये क्या होगा आइसो न्यूट्रॉनिक होगा। ये क्या होगा न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक ना, इसको लिख लीजिएगा आप लोग आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक, अब जरा इसको देखिए, इसको बताइए, ये भी आंसर आप लोग करिए। देखिए ऊपर वाली चीजें बराबर है ना, एटॉमिक मास बराबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे आइसो, आइसो बार। आशे से बताइए आइसो, आइसो बार। अच्छा इसमें देखिए 36 है, 86 है, 37 है, दोनों अलग अलग है ना, तो मेरे ख्याल से आइसो न्यूट्रॉनिक होगा। एक बार चला चेक कर लीजिए जेड माइनस ए की वैल्यू, जेड माइनस ए की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 30 ये, और दूसरे में क्या लिखूंगा 87 माइनस 37, नहीं हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल से सही आ रहा है। 6 में से 6 के 0, 8 में से 5 50, 50 आ रहा ना। देखिए ये क्या हो गया आइसो न्यूट्रॉनिक हो गया, तो ये आइसो न्यूट्रॉनिक हुआ, ये आइसो बार हुआ, ये आइसो न्यूट्रॉनिक हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन और दे दूं क्या, एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं इसमें। इसे आप लोग राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर लीजिए, मैं सर मिटाने जा रहा हूं, रब कर दूंगा। ये क्या हो गया, चलिए तो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। जैसे मैं आपको दे दूं 1H1, माने बताइए 1H2, 1H3। देखिए सभी में ये बराबर है, इक्वल है, इसे हम क्या बोलेंगे आइसो, आइसोटोप बोलेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए ये क्या होगा, ये क्या होगा इस, सॉरी ये दोनों 17 है, दोनों नीचे इक्वल है, एटॉमिक नंबर बराबर है, तो क्या कर देंगे इसे, ये भी आइसोटोप हो जाएगा। तो आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर बराबर, आइसोबार के लिए ऊपर वाला बराबर, आइसोटोन के लिए दोनों का डिफरेंस बराबर, इससे कर लीजिए हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितना मैंने बताया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना तो आपको वनडे में आएगा ना तो यूपी पीसीएस में आएगा। आईएएस का भी टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है, तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, और आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा इसे, और अपने कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, सो दैट आपके दोस्तों के लिए भी ये यूजफुल हो। ठीक, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।